ये ऐसा क्षण आ गया जब विद्रोह अपनी कगार पर था। विद्रोह का आरंभ होता है 12 मई 1875 को। 12 मई 1875 को हम विद्रोह की बात करें, पूना जिले के सूपा गांव में, वहां से विद्रोह प्रारंभ होता है। पूना जिला महाराष्ट्र में, वहाँ एक गांव में विद्रोह प्रारंभ होता है। और स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि विद्रोह की शुरुआत रैयतों ने की। और सबसे पहले किस पर हमला किया होगा, किसको अपना विद्रोह के लिए जिम्मेदार माना होगा? साहूकारों को। क्योंकि शायद साहूकार यदि अभी भी ऋण दे देते तो शायद विद्रोह कुछ समय तक टल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होना था। तो इस प्रकार इन्होंने अपना रोष, अपना विरोध, अपना आक्रोश, इन रैयतों ने अपना भड़ास, अपना सारा गुस्सा इन साहूकारों पर उतारा और इस प्रकार उनके बही खाते जला दिए, उनकी रोकड़ बाकी की पुस्तक जला दी, उनके घरों में आग लगा दी और उसके साथ ही साथ ऋण बंद की मांग करते हुए सारे अनाज भंडार लूट डाले। यहाँ से पूना के सूपा गांव से यह विद्रोह प्रारंभ होता है, जिसे हम एक तरीके से कहते हैं बम्बई डेक्कन का देहाती विद्रोह। 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी। तारीख याद रखिए, 16 मई 1875, यानी अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी संसद द्वारा भारत पर पूर्णतः शासन 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ। तो 1857 से 1875 मात्र 20 साल गुजरे और उसमें स्थितियां इतनी बदल गई कि पूना के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। उसमें लिखते हैं, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे उपद्रव की जानकारी हुई। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया। उसमें घुसकर सारी सामग्री को आग लगा दी गई, जिनमें खाते पत्र, देहाती कपड़ा, अनाज सब थे, जहां राख के ढेर में बदल दिए गए। 50 लोगों को मुख्य कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया और 25,000 रुपए से अधिक की हानि होने का अनुमान है। साहूकारों का तो दावा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये सब बातें कौन लिख रहे हैं? जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी एक विशिष्ट घटना का विवरण देते हुए कि कैसे सूपा में विद्रोह फैला है, आगजनी हुई है, लूटपाट हुई है और लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। ऐसी शिकायत साहूकार कर रहे हैं। पूना के बाद बढ़ते बढ़ते यह विद्रोह एक थोड़ा सा विकराल रूप लेता है, थोड़ा फैलता जाता है और किसान दर किसान, गांव दर गांव जुड़ते चले जाते हैं। अहमदनगर, वह भी महाराष्ट्र में है, पूना के बाद यहाँ सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ पर तो लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह विद्रोह फैल गया, अहमदनगर का इलाका। और इस विद्रोह का, इस पूरे किसान विद्रोह का मुख्य स्थल बन गया। इस विद्रोह का जो उद्देश्य था वह था अपने को ऋण से बचाना, और जिस पर हमला किया जा रहा था वे थे साहूकार। और अब अंग्रेजों पर भी इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई। किसान उपद्रव बढ़ता चला गया, जैसा मैंने बताया कि दायरा बढ़ता चला गया। परिणाम क्या हुआ कि अब समय आ गया जब साहूकारों को गांव छोड़कर भागना पड़ा। गांव से वो 9-2-11 होने लगे, क्योंकि किसानों का गुस्सा और आक्रोश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस घटना का विवरण तत्कालीन
समाचार पत्रों में भी मिलता है, जिसमें हम ये एक लेख लिखा था बम्बई में, रैयत और साहूकार। उस लेख से हम समझ सकते हैं कि किस ढंग का यह विवरण रहा है। और 6 जून 1876 के इस नेटिव ओपिनियन नाम की जो अखबार था, उसका जो उद्धरण है वह बड़ा स्पष्ट करता है कि साहूकारों की हालत क्या हो गई थी और किसान कितने उत्तेजित हो चुके थे। बम्बई के सभी न्यूज़पेपर्स ने इस घटना को विस्तृत रूप से छापा है। इसका कुछ उद्धरण यहाँ है। इस रिपोर्ट का अंश निम्नवत था। वे यानी रैयत सबसे पहले अपने गांव की सीमा पर देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, और मुजरिमों को समय पर सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं, और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन भी लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता दिखाई देता तो गुप्तचर अधिकारियों को इसकी खबर पहुंचा दी जाती थी और अपराधी समय रहते यहाँ वहां भाग जाते थे। विद्रोह का प्रारंभ तो एक बहुत छोटे क्षेत्र से होता है और एक छोटे कारण से होता है, लेकिन धीरे धीरे यदि उसको समय पर साधा नहीं गया तो एक विकराल रूप लेता है। जैसा मैंने बताया, पूना, अहमदनगर, यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो महाराष्ट्र में फैला और लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र तक फैलता गया। जब इतना इसका विस्तार हो गया तब जाकर अंग्रेज़ों के होश ठिकाने आए और उन्होंने इस बढ़ते हुए विद्रोह के कारणों को जानने की चेष्टा उठाई और उसके लिए कुछ प्रयास किए। विद्रोही क्षेत्रों में उदाहरण के लिए उन्होंने एक तरीके से प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कारण अकारण कई लोगों को दंड भी दिया, सज़ा भी दी, और तो और उसके अलावा उन्होंने हर क्षेत्र में पुलिस थाने स्थापित किया। तो ये एक तरीके से बढ़ते हुए विद्रोह की प्रतिक्रिया थी, प्रशासनिक प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारियां आदि की। और उनका अनुभव ऐसा था कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कई जगहों पर इस बढ़ते हुए विद्रोह की तुलना 1857 की क्रांति से की है। यानी वास्तव में इसने एक विकराल रूप ले तो लिया था, भले ही यह किसानों तक सीमित था लेकिन विशाल हो चला था। उपद्रव की तुलना 1857 से की, उपद्रव को दबाया, कुचलने की कोशिश की और कुचलने में सफल भी हुए, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग गया और नियंत्रण करने में उनको अपनी काफ़ी ताकत झोंकनी पड़ी, समय देना पड़ा और कई तरह के नुकसान उन्हें झेलने पड़े। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात सामने आई इनके, अंग्रेज़ों के, कि हमें इस पूरी घटना का एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना आवश्यक है, ज़रूरी है कि आखिर इसके कारण क्या थे, कारक क्या थे, परिणाम कैसे, क्यों ऐसे हुए। और इस उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने कई जांच आयोग भी बैठाए। इसमें से एक जांच आयोग है दक्कन दंगा आयोग, डेक्कन दंगा आयोग। डेक्कन दक्षिण भारत का वो क्षेत्र है जो पठारी है और कर्नाटक के आसपास महाराष्ट्र के नीचे की ओर का क्षेत्र कहलाता है। वहाँ जो दंगे हो रहे थे, जैसे मैंने पूना, अहमदनगर आदि की जिक्र किया है, तो उन दंगों को ध्यान में रखते हुए कारण और निवारण के उद्देश्य से उन्होंने
ये जांच आयोग बैठाया और इस जांच आयोग ने अपने कार्य शुरू में गंभीरता से नहीं लिए। उन्होंने सोचा कि अभी आंदोलन ये विद्रोह कुचल दिया गया है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दंड भी दिया जा चुका है, अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी हो चुकी है, तो अब जांच आयोग कोई विशेष मायने नहीं रखती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के उद्देश्य से ये जांच आयोग बैठाया गया था और इसको बैठाने के पीछे भारत सरकार का भी दबाव था, जिसने बम्बई सरकार पर सतत रूप से दबाव बनाया, क्योंकि डेक्कन जो क्षेत्र था वो बम्बई प्रेसिडेंसी के मातहत आता था। तो उन्होंने बम्बई सरकार पर सतत दबाव बनाया कि जांच आयोग बैठाई जाए और एक व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया जाए, इनके कारणों का। और जब ये उग्र हो गया तो अंततः बम्बई सरकार विवश हो गई और उसने एक जांच आयोग बैठाया भारत सरकार के दबाव के आने पर और अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस जांच आयोग की बैठकें और इसकी रिपोर्ट तैयार होने में बहुत लंबा समय लग गया और 1878 में अंततः यह रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अंग्रेजी संसद में लंदन में पेश की गई, जिसमें इस समस्त विद्रोह के कारणों का अपने तरीके से गहराई से अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई थी। विभिन्न जो स्रोत हैं उनसे अभिलेख मंगाए गए थे, डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। लेकिन ये तय है कि ये सारी प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी लगी थी, यानी सरकार अपने तरीके से इसके कारणों को जानने के लिए समिति बैठाई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस जांच आयोग का नज़रिया थोड़ा सा अलग रहा होगा, यानी हो सकता है यह पूर्ण रूप से अपनी निष्कर्ष को निष्पक्ष न रख पाए, लेकिन फिर भी इसके कुछ निष्कर्ष तो सही थे ही और जांच आयोग इसमें बैठाई। 1878 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और रिपोर्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं जो एकत्रित की गई थी, उस एकत्रित सूचनाओं के आधार पर जो ये रिपोर्ट बनी, यह दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। डेक्कन जांच आयोग की दंगा रिपोर्ट इस नाम से प्रसिद्ध है और इसकी बात यदि हम करें तो 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमको ध्यान देना होगा। पहला तो था कि इस आयोग के सदस्यों ने जितने भी दंगाग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जाकर जांच पड़ताल की, कारणों को समझने की कोशिश की और इस जांच पड़ताल के आधार पर उसने अपने कुछ निष्कर्ष निकाले। दूसरा बिंदु है कि किसानों, साहूकारों और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण गवाह थे, चश्मदीद गवाह, इस घटना के जो गवाह थे, उनके साथ इन्होंने बातचीत की। मैं पुनः दोहरा दूं क्योंकि यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस आंदोलन, इस विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में जो जांच आयोग बैठाई थी, उस आयोग ने मूलतः किसानों से, साहूकारों से और चश्मदीद गवाहों से बात की। ये बात इसलिए विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि आगे हम जानेंगे कि साहूकारों और किसानों से इन्होंने विशेष बातचीत क्यों की। तीसरा बिंदु जो हमें समझने की है वह है कि जांच आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों से, जहाँ जहाँ विद्रोह हुए थे और उसके आसपास के क्षेत्रों से भी उसने उन क्षेत्रों की राजस्व दरों के साथ ही साथ उसने अन्य आंकड़े जैसे मूल्य और ब्याज, चीज़ों का, धान का, अनाज का मूल्य और जो साहूकार जो लेन देन करते थे उसकी ब्याज दरें, इस आदि इनके आंकड़े भी विस्तृत रूप से एकत्र किए और उनका अपने तरीके से अध्ययन किया। और चौथी बात जो अंतिम है वह है कि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों ने, जिलाधीशों ने जो अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और उन सारी रिपोर्ट को संकलित किया।
तो इस प्रकार इन 4 बिंदुओं को लेकर इस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिवेशवाद और देहात, इस पर इतनी विस्तार से समझने के बाद और ये जानने के बाद कि हमारा ये सारा अध्ययन जो है वह सरकारी अभिलेखों, सरकारी दस्तावेज़ों, सरकारी रिपोर्ट्स और सरकारी मशीनरी के द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन के आधार पर है। तो इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। इन रिपोर्ट या सरकारी प्रतिवेदनों का स्रोत के रूप में यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कुछ समस्याएं होती हैं। मूल रूप से वास्तव में सरकारी प्रतिवेदन होता तो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सरकारी प्रतिवेदन सरकारी होने के कारण सरकार की नज़र में उसमें दिए गए तथ्य सच हैं और मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि उसमें जो तथ्य, आंकड़े आदि दिए गए हैं वे किसी साक्ष्य के आधार पर निर्धारित हैं। लेकिन अच्छी तरह इनका आकलन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सरकारी नज़रिया ही पेश करते हैं। इन रिपोर्ट के पीछे एक खास उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है, एक कोशिश ये होती है कि सरकार अपने को जिम्मेदार इसमें न साबित करे, और यदि ऐसा उद्देश्य है तो रिपोर्ट जो है वो निश्चित रूप से एक गलत दिशा की ओर मुड़ेगी, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो सरकारी आंकड़े या सरकारी प्रतिवेदन महत्वपूर्ण होने के कारण इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा आधार हैं, और इतिहासकार इन आंकड़ों, इन रिपोर्ट, दस्तावेज़ों के प्रतिवेदन के आधार पे इतिहास लिखते हैं। तो ऐसा करते समय ये बहुत आवश्यक है कि इतिहासकार इसका अध्ययन बड़े सावधानी पूर्वक करें और साथ ही इसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पे इतिहास का पुनर्निर्माण करते समय और सावधानी बरतें। तात्पर्य यह है कि इतिहासकार को इनको इतिहास में समावेश करने से पूर्व ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने सरकारी दस्तावेज़ों में दिए गए बयानात, दस्तावेज आदि का अध्ययन करते समय सुनिश्चित किया है कि उसके पास इन दस्तावेज़ों में दी गई जानकारियों के पर्याप्त साक्ष्य किसी अन्य रूप में भी मौजूद हों। उदाहरण के लिए और क्या साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे तत्कालीन समाचार पत्रों में जानकारियाँ, संबंधित या प्रभावित लोगों के द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्राचार, साथ ही उस समय के जो लोग हैं जो प्रभावित हुए, उन्होंने यदि किसी तरीके से साक्षात्कार संबंधित लोगों को दिया हो उस समय, सरकारी मशीनरी से हटकर उन साक्षात्कारों का विवरण, और अन्य दूसरे उदाहरण जो सरकारी दस्तावेज से हट के हों, यदि इनके साथ तालमेल हो तो इतिहासकार को इन साक्ष्यों को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि हमें इस बात के प्रति सजग रहना होगा। हमें से अर्थ है इतिहासकारों को कि कहीं ये सरकारी दस्तावेज जो हैं, ये जो सरकारी रिपोर्ट जो हैं, ये कहीं सरकार के बयान का प्रस्तुतिकरण तो नहीं है। सरकार कहीं अपने बचाव में रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे बयान तो जारी नहीं कर रही जिससे सच्चाई छुपी रह जाए। एक उदाहरण के रूप में हम बताना चाहेंगे कि दंगा आयोग का जो निर्माण हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था ये पता लगाना कि क्या ये दंगे बढ़े हुए राजस्व दर के कारण या किसी प्रकार के अत्याचारपूर्ण
व्यवहार अधिकारियों के द्वारा किए गए हों उसके विरोध में तो नहीं है। तो दूसरे शब्दों में विद्रोह के इन दो कारणों में से एक कारण को साबित करना था जांच आयोग को, दंगा आयोग को। दंगा आयोग ने इसमें काफ़ी अध्ययन किया और विद्रोह का कारण जब उसने पता लगाया, और जैसा मैंने पूर्व में बताया उसने दस्तावेज़ों का, कलेक्टर की रिपोर्ट और साथ ही राजस्व दरों, ब्याज दर, मूल्य दर, इन सब के आंकड़े जब एकत्रित किए तो वह जांच आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये जो दंगे हुए ये किसी सरकारी खामियों के कारण नहीं हुए, सरकार के विरोध में नहीं थे। ये दंगे तो असली साहूकारों के विरोध में थे, ये साहूकारों की ऋणदाताओं के विरोध में थे। वे ऋणदाता और साहूकार जिनके पास किसान पैसा लेने जाते थे। ऐसा कह के सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ऐसा कहते हुए यह जांच आयोग इस बात को भूल जाता है, और शायद भूलता नहीं है बल्कि जानबूझकर जांच की दिशा को बदल देता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि सरकारी मशीनरी किसी भी तरीके से इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं, साहूकारों और ऋणदाताओं का रवैया इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार था। अब गलती कहाँ हो रही है या जानबूझ के ऐसा कहाँ हो रहा है? आखिर किसान साहूकारों की शरण में या ऋणदाताओं की शरण में क्यों जाता था? उसे ऐसी क्या आन पड़ी कि इन लोगों के पास उसे जाना पड़ता था? कारण स्पष्ट कि जो भू राजस्व दरें थी वे इतनी अधिक हो गई थी, और उसके साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनका रवैया भी इतना कठिन हो गया था इस राजस्व दर को इकट्ठा करने के प्रति कि किसान बड़ा त्रस्त था, और इन अत्याचार से बचने के लिए, इस व्यर्थ के दबाव से बचने के लिए वह साहूकारों के पास जाता था। जिसका साहूकार दुरुपयोग करते थे उनको अपने तरीके से निचोड़ते थे। कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं सरकार ने बचने की कोशिश की इस रिपोर्ट में, और विद्रोह का सारा ठेकरा साहूकारों और ऋणदाताओं पर के सिर मढ़ाने की कोशिश की है। इन बिंदुओं को रखने का कहने के पीछे अभिप्राय ये है, तात्पर्य ये है कि औपनिवेशिक सरकार, वह सरकार जो उपनिवेशवाद के उद्देश्य से भारत आई थी, वे जनता में जो असंतोष व्याप्त होगा, जनता में जो रोष व्याप्त होगा, उसको किसी और के सिर मढ़ेगी और अपने को स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानेगी। ये हमें मान के चलना चाहिए, और यदि हम ऐसा मान के चलते हैं तो निश्चित रूप से इतिहासकार के नाते हम सजग रहेंगे और इन दस्तावेज़ों, इन रिपोर्ट्स, इन जांच के विभिन्न जो अभिलेख हैं उनका उपयोग करते समय, इतिहास की दृष्टि से उपयोग करते समय हम थोड़ा सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे। सरकारी रिपोर्ट का अध्ययन करते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा कि सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करें, इसका उपयोग करें, और दूसरा कि इनका उपयोग करते समय इन दस्तावेज़ों में दी गई बातों का अन्य साक्ष्यों से मिलान करने की कोशिश करें, और इस पर खरे उतरने पर ही इन बातों को हम इतिहास में दर्ज करें।